हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एकेडमी। माय एकेडमी में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, सम बेसिक कॉन्सेप्ट के लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पार्ट में आपका स्वागत है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को आप 5 भागों में डिवाइड करके स्टडी कर सकते हो। सबसे पहला हमारा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आई एम गोइंग टू डिस्कस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? अब जैसे आप लेते हो C+O2 CO2, आप देखो रिएक्टेंट 12 ग्राम और ये भी रिएक्टेंट लिया मैंने 32 ग्राम और ये 44 ग्राम। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें 12 + 32 = 44, इसका मतलब रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट दोनों इक्वल है, मतलब मास का लॉस नहीं हुआ। और इस तरह से इस लॉ को क्या कहते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आप देखो ध्यान से कि LHS और RHS दोनों का अगर मास बराबर है, इसका मतलब मास में लॉस नहीं हुआ। तो इसे हम डिफाइन कैसे करेंगे? द masses of reactant / reactants is equal to the masses of product / products। वो दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। This law is called as law of conservation of mass। कंजर्वेशन ऑफ मास, इसे हम कहेंगे बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसे किसने दिया? गिवन बाय लवॉजियर इन 1774। इस लॉ को दिया लवॉजियर ने 1774। और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हो। एक और एग्जाम्पल लो, मान लो CaCO3, इसे हीट करो, ये बनेगा CaO और प्लस CO2 में। ये देखो इसका मॉलिक्यूलर मास 100, ये 100 ग्राम लोगे तो ये बनेगा 56 ग्राम और ये बनेगा 44 ग्राम। दोनों तरफ मास क्या है? सेम है। 100 ग्राम इधर भी है, 100 ग्राम इधर भी है। तो कोई भी रिएक्शन आप लेते हो उसमें आप देखते हो कि जो मास रिएक्टेंट का है वही मास प्रोडक्ट का है, मतलब मास का लॉस नहीं हुआ। और इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, गिवन बाय द साइंटिस्ट लवॉजियर इन 1774। अब इसके बाद मैं बात करूं एक एक्सेप्शन की। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन क्या है? न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है? एक्सेप्शन है। जैसे in case of fusion or fission reaction, there is a loss in mass loss in mass
which converted into energy, which converted into energy, which converted into energy, energy by Einstein formula, Einstein formula, E is equal to mc स्क्वायर। ये मास है, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ये एनर्जी है। तो न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है मास, और उस मास का लॉस होता है। तो यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या हो जाता है, फेल कर जाता है। तो बेटा फ्यूजन रिएक्शन का एग्जांपल है एटम बम, और फिजन रिएक्शन का एग्जाम्पल है एटम बम, फिजन रिएक्शन का एग्जाम्पल है एटम बम, और फ्यूजन रिएक्शन का एग्जाम्पल है हाइड्रोजन बम। तो उस न्यूक्लियर फिजन में जहां एटॉमिक बम का एक्सप्लोजन होता है, वहां सर्टेन अमाउंट ऑफ मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ठीक उसी ढंग से फ्यूजन रिएक्शन में जो हाइड्रोजन बम का फेनोमेनन है, उसमें भी मास का लॉस होता है और वही मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो बेटा ये रहा एक्सेप्शन, ये रहा एक्सेप्शन। अब मैं बात करूं, फर्स्ट का डिस्कशन हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मैंने डिस्कशन किया। अब मैं बात करने जा रहा हूं बेटे, ध्यान से देखना। अब मैं बात करने जा रहा हूं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या मतलब है इसका? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कोई भी कंपाउंड, मान लो H2O है, H2O है, H2O को मैंने H2 प्लस हाफ O2 ऐसे बनाया। H2O को हमने बनाया NaOH प्लस HCl, NaOH प्लस H2O। H2O को हमने ऐसे बनाया। H2O को मैंने रिवर्स से H2O निकाला, प्योर H2O, हर बार प्योर H2O, प्योर प्योर प्योर। कुएं से निकाला, समुद्र से निकाला, कहीं से भी H2O निकाला, बारिश से H2O जो आया उसको प्योर फॉर्म में करके हमने देखा, तो पाया क्या कि H 2 ग्राम और हाइड्रोजन कितना 16 ग्राम, मतलब 1:8 का रेशियो है। तो हर जगह H2O का रेशियो क्या है, 1:8 है, चाहे वो किसी सोर्स से पाया जाए या किसी रिएक्शन से बनाया जाए। तो ये जो प्रोपोर्शन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या है, वो कांस्टेंट है, और इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन प्राउट ने 1799 में इस लॉ की बात किया था। प्राउट ने इस लॉ के बारे में 1799 में बात किया था। तो इसे आप लिख कैसे सकते हो, तो चलो लिख के देखते हैं। लैंग्वेज में इसी को लिख दो, proportion of each elements present in a compound will be same. There is no matter
from which source, there is no matter from which source it is taken or it is prepared, it is taken or it is prepared। कहता है कि proportion of each elements present in a compound will be same, there is no matter from which source it is taken or it is prepared। तो किस सोर्स से इसे प्राप्त किया गया है या किस तरह से इसे बनाया गया है ये कोई मायने नहीं रखता, डिफरेंट एलिमेंट का जो प्रोपोर्शन है हर बार उस कंपाउंड में सेम ही होगा और इसे कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो बेटा ये डिस्कस हुआ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब मैं बात करूंगा आपके सामने नेक्स्ट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की। ध्यान से देखना लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है। आई एम गोइंग टू डिस्कस थर्ड लॉ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन गिवन बाय डाल्टन इन 1804। 1804 में डाल्टन ने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन दिया। अब मैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में दो एग्जाम्पल लेता हूं, CO2 एंड CO। ध्यान से देखना CO2 एंड CO। CO2 में 12 ग्राम कार्बन है और 32 ग्राम क्या है बेटा, ऑक्सीजन है। तो 12 इंटू 32 का रेशियो, इसमें 12 ग्राम क्या है, कार्बन, और कितना हमारा ऑक्सीजन है बेटा, 16 ग्राम ऑक्सीजन है। तो 12 और 12 दोनों फिक्स्ड है। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है कि कोई दो एलिमेंट कंबाइन करके अगर एक कंपाउंड बनाता है, लेकिन किसी एक एलिमेंट का मास फिक्स्ड हो, किसी एक एलिमेंट का क्या हो, मास फिक्स्ड हो, तो उस फिक्स मास से दूसरे एलिमेंट के मास को जब कंपेयर करोगे तो उन मासेज का रेशियो होल नंबर रेशियो होगा या मल्टीपल ऑफ होल नंबर रेशियो होगा। होल नंबर रेशियो होगा और मल्टीपल ऑफ होल नंबर रेशियो होगा। तो जैसे ही, ध्यान से मेरी बात सुनना, जैसे ही दो एलिमेंट से कंपाउंड के फॉर्मेशन की बात की जाए, आप पहचान लो कि ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की बात की जा रही है। ध्यान से मेरी बात सुनना, जैसे ही दो एलिमेंट से कंपाउंड के, डिफरेंट कंपाउंड के फॉर्मेशन की बात हो, तो आप मान लो कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की बात हो रही है। तो अब इसको कैसे डिफाइन करोगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का? when a fixed mass of an element combines to give different compounds with another element
the ratio of masses of another element will be in whole number or multiple of whole number ratio in different compounds. आप देखो बेटा, यहां पर 12 ग्राम कार्बन 12 ग्राम कार्बन ये फिक्स्ड है, ये 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, ये 16 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, और इस तरह से 32 एंड 16 का रेशियो क्या है, होल नंबर रेशियो है या मल्टीपल ऑफ होल नंबर रेशियो है। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप देखो ध्यान से, ये आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है SO2 एंड SO3। आप देखो 32 ग्राम सल्फर 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, यहां 32 ग्राम सल्फर कितना 48 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, ये हमारा फिक्स्ड है। तो अब हम ऑक्सीजन के रेशियो को कंपेयर करें तो ये रेशियो 2:3 है, होल नंबर रेशियो है और मल्टीपल ऑफ होल नंबर रेशियो है। इज इट क्लियर? मैं समझता हूं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आपका क्लियर होगा। पहचान क्या है, सिर्फ 2 एलिमेंट की बात होगी, 2 एलिमेंट से कंपाउंड बनेगा और उसमें बात की जाएगी किसी एक एलिमेंट का फिक्स मास दूसरे एलिमेंट से रिएक्शन करता है, और जो भी मासेज होगा डिफरेंट एलिमेंट का, उसका रेशियो, मासेज का रेशियो होल नंबर रेशियो होगा या मल्टीपल ऑफ होल नंबर रेशियो होगा। बेटा इस कॉन्सेप्ट के बाद मैं बात करूंगा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन की। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ध्यान से देखना, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या है? व्हाट इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन? तो सबसे पहले तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन की पहचान है कि एलिमेंट की संख्या होगी 3 और कंपाउंड की संख्या भी होगी 3, और उन तीनों कंपाउंड में 2 के सेट में एक एलिमेंट कॉमन होगा। अब इसको ऐसे देखो, एक हमारा कंपाउंड है CO2, दूसरा कंपाउंड है हमारा H2O और तीसरा कंपाउंड है हमारा CH4। ध्यान से देखना, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन 3 एलिमेंट है, 3 कंपाउंड है CO2 H2O CH4। हर 2 कंपाउंड में एक एलिमेंट कॉमन है, इसमें ऑक्सीजन कॉमन है, इसमें कार्बन कॉमन है, इसमें हाइड्रोजन कॉमन है। तो ये पहचान है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का। तो पहले इसे हम लोग समझ ले कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या है, फिर हम लोग इसे डिफाइन भी करेंगे। सबसे पहले हम लोग करें ये कि किसी 2 कंपाउंड को ले ले, जिसको मन हो, आपकी इच्छा, जिसको चाहो किसी 2 कंपाउंड को आप ले लो। मान लो कि आपने CH4 और CO2 ले लिया, दो कंपाउंड आपने ले लिया, CH4 एंड CO2। अब ये 12 ग्राम कार्बन इसकी 4 ग्राम से रिएक्शन किया, इसका भी 12 ग्राम इसकी 32 ग्राम से रिएक्शन किया। तो आप देख रहे हो कि इन दोनों में एक ये 12 ग्राम फिक्स्ड है,
लाइक लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है 4:32 है। इसे हम लिख सकते हैं 1:8। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके तीसरा कंपाउंड बनाया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके तीसरा कंपाउंड बनाया, वह है H2O। और H2O में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है वो है 2:16, जो फाइनली 1:8 है। बस यही तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है। अब इसको आपको लैंग्वेज में बांध के लिख देना है और कुछ नहीं करना। इसको लैंग्वेज में बांध के लिख देना है और बस हो जाएगा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो फोर्थ हमारा है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, जिसे रिचर ने RITCHER रिचर ने 1792 में दिया। क्या कहता है? अब इसको डिफाइन मैं करने जा रहा हूं। When two different elements combines with a fixed mass of third element। देखो ये टू डिफरेंट एलिमेंट्स है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, कंबाइंस विथ फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट। The ratio of masses of the two different elements will be same or multiple of whole number ratio if they combine to give a new compound। that is third compound। आप देखो ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन था वो नया कंपाउंड बनाया H2O, थर्ड कंपाउंड बनाया, और उसमें वही रेशियो होगा या मल्टीपल ऑफ होल नंबर रेशियो होगा 1:8। Is it clear? I think so। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में ऐसा आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हो। आप चाहते तो जैसे CH4CO2 लेकर चले थे ना, आप चाहते तो इसे और इसे लेकर चलते और फिर इसको कंपेयर कर लेते। आप इसको लेकर चलते और इससे कंपेयर कर लेते। बल्कि आप घर पे होमवर्क के रूप में यही करना, ये दोनों लेकर चलो इससे कंपेयर करो, फिर ये दोनों लेकर चलो इससे कंपेयर करो, आपको सेम रिजल्ट आएगा। इज इट क्लियर? मैं समझता हूं ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मैं बात करने जा रहा हूं बेटा गै-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वैल्यू। गै-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वैल्यू, गै-लुसैक नामक साइंटिस्ट ने इसे 1808 में दिया।
1808 में गैलुसक्स ने इस लॉ को दिया। अब मैं फिफ्थ लॉ डिस्कस करने जा रहा हूं। फिफ्थ लॉ, अब देखो ध्यान से, मैं सबसे पहले एग्जाम्पल देता हूं, तब डिफाइन करता हूं, और ऐसा करने से बात बेटर ढंग से समझ में आती है। अब देखो, ये N2 है और ये 3H2 है, क्या बना? 2NH3 बना। इसका एक वॉल्यूम इसके 3 वॉल्यूम से रिएक्शन करके इसका 2 वॉल्यूम दिया। दूसरे शब्दों में कहो कि अगर एसटीपी होता तो इसका 22.4 लीटर इसके 3 × 22.4 लीटर से रिएक्शन करके इसका 2 × 22.4 लीटर देता। मतलब वॉल्यूम का रेशियो 1:3:2, तो 1:3:2। बेटे ये N2 था, ये क्या था? ये H2 था और ये NH3 था। ये वॉल्यूम रेशियो है। क्या है? वॉल्यूम रेशियो है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कुछ भी हो सकता है, सिर्फ एसटीपी या एनटीपी नहीं, कोई भी कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर हो सकता है। ये दोनों रिएक्टेंट है और ये क्या है? प्रोडक्ट है। बेटा अब कैसे डिफाइन करोगे इसको? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, gases combines in whole number volume ratio, whole number volume ratio, and the product will also be in whole number वॉल्यूम रेशियो। जी हां, प्रोडक्ट भी होल नंबर वॉल्यूम रेशियो में ही होगा। और भी एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल था, चलो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये टेम्परेचर प्रेशर फिक्स होगा तो वॉल्यूम रेशियो में ही कॉम्बिनेशन होगा, वॉल्यूम रेशियो में ही प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे मैंने लिया 2SO2 + O2, 2SO3, आप देखो 2 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम, फिर से रेशियो 2:1:2। जी हाँ, तो हर बार यही होगा। ये रहा आपका बेटा गैलुसक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वैल्यू, और इसे गैलुसक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम भी कहते हैं। कंबाइनिंग वैल्यू और गैसियस वॉल्यूम भी कहते हैं। गैलुसक्स ने 1808 में ये दिया। तो इस तरह से आपने देखा कि हम लोगों ने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को पढ़ा, समझा, जाना। अब इस पर प्रॉब्लम का प्रैक्टिस आप करोगे, सब कुछ बनेगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ। आज बस इतना ही।